चलो जी अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। आज इस चैप्टर पे बच्चे ऑलरेडी लगा दिया भाई, मैं दुखी हो गया हूँ। लो जी आज इस चैप्टर पे लास्ट या सेकंड लास्ट एज द केस में भी मुझे अगर लगा कि भाई एक दिन और लगाना बनता है तो लगा दूंगा भाई। चैप्टर पे 9 नंबर का है, जहाँ इशू ऑफ शेयर पे इतना टाइम लगा, एक दिन और सही भाई इसमें। चलो जी इलस्ट्रेट 28 देखेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों ये वही है, कुछ नया नहीं है। इसमें भी वैसे ही केस आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है जी। बस जो अभी तक हमने वो पढ़े केस वाले, उसमें होता क्या है, आप इकट्ठे पैसे मांग लेते हो। इसमें है भैया पैसे आप 2 बार में मांग लो, कहानी कुछ नई नहीं है, ठीक है जी। पढ़ो इलस्ट्रेट 28। ऑन 1 अप्रैल 2024 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशू करता है 20,000 डिवेंचर 6% वाले, 100 रुपये का है, डिस्काउंट पे 4%, रिडीम हो रहे हैं 5% के प्रीमियम पे। ये कौन सा केस है? ये 5th ही केस है। 100 रुपये का डिवेंचर 96 में, ये 5th केस है बच्चों। और वही 100 रुपये का डिवेंचर 105 में, ठीक है जी। एप्लीकेशन पे हम मांग रहे हैं 50, तो बच्चे हुए रह जाएंगे हमारे पास 46, वो हम मांग लेंगे अलॉटमेंट पे। फास्ट कंप्यूटर के पास बच्चे ऑलरेडी 50,000 रुपये का बैलेंस रखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में और 1 लाख रुपये रखे हुए हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है जी। मुझे इससे पहले ही जो कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है इसे यहाँ से हटा देना चाहिए था। एक टाइम था पहले मुझे कि पहले प्रीफरेंस रहती, सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हुआ करता था, फिर कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट हुआ करता था, फिर पीएल में जाया करता था, फिर वो सिक्योरिटी के बाद कैपिटल रिजर्व वाली बात हटा दी। तो बस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे हटा देना चाहिए था। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। जस्ट आज से 4 साल पहले किसी का बुक पुरानी होगी तो उसमें इसे यूज़ कर रखा होगा, लेकिन अब इसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। जब हो सकता है उस बच्चे के पास पुरानी बुक है तो उसमें यूज़ है, हाँ जनरल रिजर्व है, उसका यूटिलाइजेशन दिया होगा, ठीक है जी। अब इसका हमारे पास है कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है जी। प्रॉफिट गिवन है 2025 का, वो है 75,000 रुपये का, इसका भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। सिंपल है। इंटरेस्ट के लिए इसने मुझे कहा ही नहीं कि इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है बच्चों। जब तक क्वेश्चन में इंटरेस्ट की एंट्री ना मांगे, इंटरेस्ट की एंट्री आप अपनी मर्जी से मत डालना, ठीक है जी। चलो जी एंट्री करो, डेट के हिसाब से एंट्री हम करते हैं। 1 अप्रैल 2024 एंट्री बोल के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन। भैया अलॉटमेंट अलग मांग रहा हूँ, ये वही तो है एप्लीकेशन। अगर ना होता मैं पूरे 90 एक बार मांग रहा होता तो फिर तो सिंपल ही था। 20,000 डिबेंचर 50 रुपये, मतलब कितने आ गए? 10 लाख रुपए आ गए हैं 1 अप्रैल 2024 पे, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। मुझे जनरल एंट्री डिसोल्यूशन में मैं एंट्री डालता हूँ, मुझे वहाँ की मुझे कई बार लेजर भी बनवा लेता है। दूसरी एंट्री बोल के बताएं भाई। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रहेगा डेबिट टू क्या 6% डिबेंचर, बस डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक। अगली एंट्री लाइन नहीं छोड़ेंगे बच्चे, मैंने कहा ना वो सारा ताम झाम वो डिस्काउंट पे चलता है। जब क्वेश्चन में बताया नहीं डिस्काउंट कहाँ है तो डिस्काउंट हम कब मानते हैं? अलॉटमेंट पे। और जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहा हूँ डिस्काउंट को तो लॉस भी कहाँ एडजस्ट करूँगा? जब ये तो सिंपल एंट्री डल रही है, ठीक है जी। एंट्री बोल के बताएं वो लंबी चौड़ी सी जो आप एंट्री डालते हैं। 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ही लिखेंगे हम, डिस्काउंट को कंपाउंड मतलब हम कंबाइन कर देते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है जी। अगर आपके लिए यहाँ लिखना चाहो मैं लिख सकता हूँ। 4 का नुकसान 1, 5 का नुकसान 1, टोटल हो रहा है 9। 6% डिबेंचर
और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 20,000 डिबेंचर पे हमें मिल रहे हैं, हम मांग रहे हैं 46। 20,000 डिबेंचर पे हमें 9 का नुकसान टोटल। 20,000 डिबेंचर पे वैल्यू तो 50 ही रहेगी, और 20,000 इंटू 5 क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना। 20,000 इंटू 46, 9,20,000, ये आ जाएगा 1,80,000, ये आ जाएगा 10 लाख, ये तो बदलेगा ही नहीं, और ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक, ये पैसे मांगने की एंट्री है, आने की आप लोगों को पता ही है। 1 अप्रैल 2024 में बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने, 9,20,000, 9,20,000, ख़त्म हो गई एंट्री। अब आपने कहा सर कल तक हम इसके लिए हम 2 ही एंट्री डालते थे क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी थी, मैं इकट्ठे पैसे मांगता था कि भैया 100 रुपये की चीज़ है तो 96 दे और कहानी खत्म। इसी क्वेश्चन को इस बार मैंने कहा भैया 100 रुपये डिबेंचर तो 50 एक बार दे दे और 46 एक बार दे दियो, 50 एक बार दे दे और 46 एक बार दे दिया, ऐसे मांग लिया। जो डिस्काउंट वाली कहानी है मैंने आपको बता रखा है कि मैं अलॉटमेंट पे ही मानता हूँ, तो मैं उसे वहीं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन में ना बताया जाए। ठीक है जी। अब आपने कहा सर हमें कितना लॉस हो गया, 1,80,000 का। इस 1,80,000 को आप कहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे, शेयर देना बच्चे। इस 1,80,000 को आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे कहाँ पे, पीएल में, पीएल में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे। लेकिन ऑलरेडी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम, देख के बता रहा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 50,000 रुपये का है। लो जी, तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का नंबर दूसरे नंबर पे आता है, अकाउंट डेबिट। जिनके पास बुक पुरानी है 1,30,000, यहाँ पे जनरल लिख रखा होगा बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल लिख रखा है, स्टेटमेंट और ये नहीं दूसरी का बुक पुरानी है, जनरल से लिखा होगा, आपके भी जनरल से होगा। हाँ मतलब वही कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व वो उसने हटा दिया, यूज़ करना बंद कर दिया। टू क्या, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सिर्फ इससे ध्यान रखना बच्चे, कोई भी लॉस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो सकता है और कहीं से एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 1 लाख। सर ये 1,30,000 के बारे में बता दो भाई 1,80,000 का नुकसान था, 50 सिक्योरिटी में से एडजस्ट हो गया तो बचा क्या, ठीक है। भाई मुझे यहाँ तक समझ में आया, ऊपर तक मेरे पास टोटल नुकसान 1,80,000 का हुआ। तो जब बच्चे सारे खर्चों को मैं कहाँ लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। खर्च सारे कहाँ जाते हैं, पीएल में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। मैं 1,80,000 को ट्रांसफर करने वाला था, पता लगा मेरे पे तो ऑलरेडी मैंने प्रीमियम कमा रखा है शेयर बेचते हुए, या कोई ऑलरेडी पड़ा हुआ था मेरे पे प्रीमियम। तो पहले प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम को दी जाती है इस नुकसान को एडजस्ट करने की, तो वो वहाँ से एडजस्ट होगा। अगर फिर भी कुछ बच जाए, जैसे हमारे केस में 1,30,000 का फिर भी लॉस रह गया, मगर इसे ट्रांसफ़र कर दो पीएल में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम को है। आपने इन डिबेंचर को बेचते हुए भले ही ना प्रीमियम कमाया हो, लेकिन ऑलरेडी आपने प्रीमियम आपके पास किताबों में ऑलरेडी था, कितने का, 50,000 रुपये, तो वो आपने यूज़ कर लिया। क्यों नहीं यूज़ कर सकता भाई, मेरी मतलब मैं यूज़ नहीं किया, मतलब मुझे पावर दे रखी है उसमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यही कंसेप्ट था जो मुझे आप लोगों को बताना था। ये मतलब कि मैं पैसे 2 बार में मांगूंगा तो कैसे करेंगे, और कुछ नहीं। आगे जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सेम ही है। ठीक है जी, वो हो जाएंगे आप लोगों से। 29 आप लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 30 करा रहा हूँ, मैं 30 करा रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो जी। 1 अप्रैल 2024 पे मैं इलस्ट्रेशन नंबर 29 होमवर्क दे दिया आप लोगों को। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3030 कराऊंगा।
1 अप्रैल 2024 पे आलोक लिमिटेड ने इशू करे हैं 7,000 डिबेंचर, 10% वाले 500 रुपये का डिबेंचर है 5% के प्रीमियम पे, और रिडीम करेंगे इन प्रीमियम को डिबेंचर को 10%। ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? जब तक केस आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये 6 केस है। 500 रुपये का डिबेंचर, कितने के प्रीमियम पे बताना बच्चों? 5 कितना? 25 525 525 और वही 500 कितने पे लूंगा वापस? 550। बहुत बढ़िया। ये 6th केस है बच्चों, मैंने गलती से 5th लिख दिया, 6th केस। 6th ही बताया था आप लोगों ने, मैंने 5th गलती से लिख दिया। ये 5th नहीं 6th केस है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू 200 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो है भैया 200 रुपये एप्लीकेशन पे दो और बचे हुए कितने रुपए? 325 रुपये अलॉटमेंट पे दे देना। मैं कहा भाई इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है भाई। इस पैसों के 200 रुपये एप्लीकेशन पे आएंगे और बचे हुए 325 रुपये का जो हिसाब होगा वो मतलब ये वाली एंट्री ऐसी। ये तो बिल्कुल देसी एंट्री है। डेट क्या है बच्चों हमारे पास? 1 अप्रैल 2024। आप एंट्री बोल के मुझे बता सकते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है आपको, बस मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कहीं डिबेंचर बहुत तेज़ी से कराने के चक्कर में वो निकल ना जाए। मैंने कहा था हफ्ता लगाऊंगा, शायद आज 5वीं क्लास है, शायद आज 5वीं क्लास होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। 4थी मेरा पेंडिंग है, ये 5वीं क्लास है। 6ठी एक मैक्सिमम कल लग सकती है बस। बैंक अकाउंट डेबिट, और ऐसा भी नहीं कि बच्चे मैंने डिबेंचर बहुत जल्दी भगा दिया हो, मैंने कराए भी है इलस्ट्रेशन मोस्टली अपने हाथ से ही। बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर क्या नाम है? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर बेचे बच्चों मैंने? हैं 7,000 डिबेंचर, 200 रुपये मैंने एप्लीकेशन मांगे, मतलब टोटल 14 लाख रुपए मेरे पास आ गए 1 अप्रैल 2024 पे ही। यहीं से एंट्री बन के निकलेगी। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 14 लाख रुपए। ठीक है जी। जो भी अड़गम सड़गम वाली एंट्री है वो ये है। क्या आपको एंट्री बहुत अच्छे से पता है? क्या हो जाएगी? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने डिबेंचर? 7,000 डिबेंचर पे 325 मल्टीप्लाई करना बच्चों। 7 लाख इंटू 325, 7,000 इंटू 325, 22 लाख 75। 7,000 डिबेंचर पे वापस लेने में कितना नुकसान होगा? 50 रुपये का। 7,000 इंटू 50, 3 लाख 50। डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 300, कितना आएगा? 7 3 21 लाख। प्रीमियम कितना कमाया? 1,75,000। और ये तो मैच ही करता है 3.5 लाख। खत्म हो गया। सर ये वाला बता रहे हैं 21 लाख सुना है क्रेडिट में। ये डिबेंचर की वैल्यू तो 500 ही है। 200 अगर यहाँ गए, डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 500 ही है। 200 अगर यहाँ गए डिबेंचर पे, 200 अगर यहाँ गए तो डिबेंचर पे 30 रुपये आएंगे, 300 रुपये आ जाएंगे। और क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है जी। कुछ है हमारे पास? प्रीमियम पड़ा है? अरे पहले पैसे रिसीव करेंगे तो एंट्री करो। क्या एंट्री करेंगे? गुड इवनिंग।
क्या एंट्री करेंगे? पैसे आने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आएंगे? जितने आप मांग रहे थे। ठीक, 31 मार्च पे 31 मार्च 25 पे क्या कर देंगे? ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी पीएम है। बहुत सोच समझ के बताना, क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी पीएम है या नहीं है? कितना है? 175। बहुत बढ़िया। नुकसान कितना हुआ? 3.5 लाख। तो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? सबको पता है, एंट्री बोल के बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू क्या? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना? 3,50,000। सिक्योरिटी में हम 1,75,000। बचा कितना पैसा भाई? 1,75,000 ही बचा। खत्म। कोई डाउट? इजी इजी पीजी। आप तो लेट है। सर छुट्टी वहीं लेट होती है। टाइम पे 10 मिनट। क्या हुआ? 4:20 को तो करते हैं सर, 4:25 को 10 मिनट आने में लगते हैं। अगर 4:25 पे छुट्टी हुई, 20 को करी ना। तुम तो कह रहे 4:20 पे करते हैं सर छुट्टी। फ्लो चल जाता है ना सर, फिर 10 मिनट आने में लगते हैं। 15 एक रास्ता बन जाता है, फिर चल जाता है। ओ भाई मेरा फ्लो बनेगा नहीं भाई ऐसे। अभी तो मैं वो कहानी बता रहा हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कल परसों जब मैं नई किताब शुरू कर दूंगा और उसमें मैं कुछ नया बताऊंगा तो भाई वो चीज़ रिपीट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सबसे बात करूँगा भाई एक बार टाइमिंग की, बात नहीं है ऐसे भाई। हाँ चलो जी, दोबारा बता रहा हूँ, दोनों एक ही इलस्ट्रेशन है, कोई से कर लो, एक ही बात है। मैं यही बता देता हूँ भाई। हुआ क्या है कि केस तो सेम ही रहेंगे, केस में कुछ नयापन नहीं है कि वही 500 डिबेंचर की रुपये 500 कर दिए, 100 की जगह हमें 100 पे सॉल्व करने आया था, इसे 500 वाला क्वेश्चन दे दिया कि 500 रुपये का डिबेंचर है, उसे प्रीमियम पे इशू किया और वही 500 रुपये प्रीमियम डिबेंचर 550 रुपये के प्रीमियम पे वापस ले लिया। मतलब मुझे 6th केस है, बेचते वक्त फ़ायदा 25 का, वापस लेते 50 का नुकसान। लेकिन हमने जो अभी तक क्वेश्चन ऐसे किए हैं वहाँ ऐसा होता है, हम पूरे के पूरे 525 रुपये एक बार ही मांग लेते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन वो वाले किए हैं कि भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही साथ है, मतलब आप 2 एंट्री डालते हो, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर अलॉटमेंट वो बड़ी सी एंट्री डाल देते हो फिर, ठीक है, लॉस ऑन इशू, प्रीमियम, डिबेंचर, प्लान डिमकाना। इस बार क्या हो रहा है, बस वो कह रहा है कि भैया मैं पैसे इकट्ठे नहीं ले रहा, मैं पैसे 2 बार में ले रहा हूँ। 2 बार में ले ले, कोई दिक्कत नहीं। जो 525 रुपये में से 200 रुपये है वो तो मैं एप्लीकेशन में लेना चाहता हूँ, और जो बचे हुए 325 रुपये वो मैं अलॉटमेंट में लेना चाहता हूँ। मैं ऐसा भी हो सकता है, मैं कहा 2 बार क्या तो 4 बार में मांग ले, लेकिन केस तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। उससे थोड़ी फर्क पड़ जाएगा केस कौन सा नहीं, केस तो ढूंढना ही पड़ेगा कि भाई जब डिबेंचर इशू होंगे तो उसमें केस आइडेंटिफाई कंपलसरी है कि वो कौन सा। आपने सर हम जब इलस्ट्रेशन में 1 से किए थे और 1 किया था, 4 किया था, वहाँ तो हमने कभी केस आइडेंटिफाई किया ही था। वहाँ बच्चे को केस 1 to 3 थे सारे। पहले वाला क्वेश्चन किया था पार पे 1, फिर जो 4th कराया था वो प्रीमियम वाला, वो और 7th जो कराया था वो डिस्काउंट वाला था। बाकी 5th 6th केस वो थे नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम रिडेम्पशन वाले केस बताए थे, वो आगे बताए थे इसे 23 से। ठीक है जी, केस हमेशा से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उस टाइम मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था। तो मैं कोई बात नहीं भाई, 200 रुपये एक बार में ले लो, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट नहीं लिखा भैया, पैसे अलॉटमेंट के बाद में मांगूंगा, तो 7,000 डिबेंचर 200 के भाव पे मैंने मांगे, 14 लाख रुपए आ गए।
और वही 14 लाख मैंने डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिए। आपने सर वो दूसरी एंट्री जो बड़ी सी होती है वो यहाँ क्यों नहीं करी आपने? ठीक है जी, वो तो हमें दूसरे नंबर पे करने हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कभी क्वेश्चन में ना बताया जाए कि प्रीमियम किसके साथ है या डिस्काउंट किसके साथ है, इट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। तो वो अलॉटमेंट के साथ ही है बकवास एंट्री, जो बहुत उलझी सी एंट्री है, वो अलॉटमेंट पे ही करता हूँ मैं। तो अलॉटमेंट के साथ ही आएगा भाई लॉस भी। जब प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा तो लॉस भी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करा जाएगा। तो मैंने वो एंट्री डाल दी जो आप लोगों को आदत है। एंट्री आप ऐसे डालते थे 10% डिवेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते थे, इस बार अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट बोल दिया। लॉस ऑन इशू और डिवेंचर आपको पता ही है, 2-10% डिवेंचर भी पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी पता है कि मैं प्रीमियम पे, और रिडेम्पशन भी आप लोगों को पता है। ये 56 केस की एंट्री आपको पता है। 7,000 डिवेंचर में जब मैंने अलॉटमेंट मांगा वो कितने की थी भाई? अगर 525 में 200 एप्लीकेशन पे होंगे तो 325 में अलॉटमेंट पे होंगे, कुछ में दिया नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने 325 अलॉटमेंट पे रिसीव करने की बात करी। लॉस ऑन इशू कितना है जब मैं रिडीम करूँगा, वो लॉस ऑन इशू ये है। ठीक है जी, 6 केस में हम इसे मैच करते हैं। ठीक है जी, 7,000 × 50, 7,000 × 50, 3.5 लाख, 3.5 लाख। ठीक है जी, डिवेंचर की तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती भाई। डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 500 रुपये है। ठीक है जी, यहाँ तो मैं फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ जब मैं डिवेंचर लिखता हूँ। अलॉटमेंट एप्लीकेशन की तो बात तो नहीं कर रहा। 7,000 डिवेंचर पर अगर 200 रुपये एप्लीकेशन मांगे होंगे तो 300 रुपये किसके होंगे? बाकी 300 रुपये यहाँ होंगे। 7,000 × 300, और बाकी जो 25 रुपये थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम के थे। सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपये मल्टीप्लाई कर दिया, एंट्री बन गई। पैसे मांगने की एंट्री है, पैसे रिसीव करने की एंट्री है। जितने मांगे थे सबने पैसे दे दिए। कोई डिफॉल्टर होता ही नहीं अलॉटमेंट डिवेंचर में, आप लोगों को पता ही है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो है कि नहीं ऐसे हमारे पास केस। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 22,75,000, 22,75,000। अब इसके अंदर बस एक चीज़ समझाई जा रही है जो मैंने आपको कई बार पहले भी बता दी है, दोबारा बस इन क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब आपको लॉस होता है, ये लॉस, इस लॉस को आपको पीएल में ट्रांसफ़र करने से पहले, जब आप इस लॉस को पीएल में ट्रांसफ़र करने जा रहे हो, कि आपकी गाड़ी चल रही है चुक 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 चुक, तो आप इसे पीएल में ट्रांसफ़र करने जा रहे हो, तो पीएल में ट्रांसफ़र करने से पहले ये देखना कहीं रास्ते में सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ये लॉस जिसे आप पीएल में फेंकने वाले थे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के घर तक जाएगा, और अगर फिर कुछ बच गया तो पीएल में जाएगा। अगर नहीं बचा तो फिर कहानी आगे की है ही नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने ये डिवेंचर 1,75,000 में महंगे बेच रखे हैं। ठीक है जी, लेकिन रिडीम्शन के टाइम पे मुझे 3,50,000 का नुकसान भी होगा। दिख ही रहा है भाई, 25 का नुकसान 50 का फायदा। ठीक है, 25 का फायदा 50 का नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, इस नुकसान को मैं पीएल में ट्रांसफ़र करने वाला था, मुझे पता लगा ओ मेरे पास तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो मैं कोई बात नहीं, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट किया जाए। जो बचा पैसा 3.5 से एक्स्ट्रा, वो 1,75 वो पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया, कहानी खत्म हो गई। यही कहानी ये थी। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी, यहाँ पे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी किताबों में गिवन था कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 रुपये का। मैंने कहा ठीक है, 1,80,000 का नुकसान हुआ, उसमें से मैंने 1,80,000 को पीएल में फेंकने वाला था, पता लगा ओहो मेरे पास तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट करके बाकी पैसा पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ये। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ठीक, चलो जी, चलो जी, नेक्स्ट लेसन 31 है, ये आप लोग कर लेंगे, सेम ही है, कोई नया नहीं है। 32 सेम है, हो जाए कोई बड़ी बात। में 33 कराना है एक बार, बस इसी चीज़ को अलग एंगल से दिखाना और कुछ। ठीक है जी, और फिर एक चीज़ बता के कहानी ख़त्म करेंगे। पढ़ो भाई। पढ़ दो भाई। पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। 1 अप्रैल 2023 पे स्टार लिमिटेड, क्वेश्चन भी स्टार वाला ही है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूरी बुक में मैंने जनरल के बनाओ कुछ बनवाया हो, एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन था जो आता है एग्जाम में हर साल।
उसके अलावा 26 में से वो 4 नंबर हटा दो या 3, बाकी 23 नंबर की प्योरली जनरल एंट्री है इस बुक में बस। 33, 1 अप्रैल 2023 पे स्टार लिमिटेड ने इशू करे हैं 1000 डिवेंचर, 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% की डिस्काउंट पे और रीपेबल हो रहे हैं ऐसे, मतलब पैसे लौटाए ऐसे जाएंगे। पैसे आए कितने होंगे भाई? 1000 डिवेंचर अगर मैं 100 रुपये के इशू करता, मतलब ये होते 1 लाख रुपये, और मैं लौटा कैसे रहा हूँ? लौटा ऐसे रहा हूँ 20,000 रुपये एक बार, 60,000 एक बार और 60,000 एक बार। कितने पे लौटा रहा हूँ मैं? 1 लाख। तो ये कौन सा केस है? सेकंड केस है भाई। हाँ सेकंड ही तो है भाई। 1 लाख रुपए लेने थे, वो मैंने आपसे 5% कम लिए, मतलब 95 लिए, और लौटा कितने रहा हूँ? वापस 1 लाख। सेकंड ही तो केस है। 20 एक बार दे रहा हूँ, 60 एक बार दे रहा हूँ, 80 और 20 एक बार दे रहा हूँ, 1 लाख। हाँ अगर ऐसा होता कि 20 एक बार दे रहा होता, 60 एक बार दे रहा और फिर 30 एक बार दे, तो ये कौन सा केस बन जाता है? ये 5वां केस बन जाता, इशू के डिस्काउंट पे और रिडीम किए प्रीमियम पे। भाई डिबेंचर दो ही तरह से तो हो सकते हैं भाई। एक बात बताओ, डिबेंचर तो पार पे रिडीम होते हैं या प्रीमियम पे, ठीक है जी। और जब आपने इसे सेकंड केस बोल दिया था ऑलरेडी, तो सेकंड केस के बराबर में कौन सा केस करवाया था इधर? भाई पहले के बराबर में चौथा करवाया था, तो दूसरे बराबर में कौन सा करवाया था? तो ऑब्वियसली बात है 5वां भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? जब ये केस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दूसरा केस है, और मैंने इस कहानी को पलट के पूछा कि मैं कहा सपोज करो वो आखिरी में 20 या 30 देता, तो ये इधर के बदले इधर शिफ्ट हो जाता, और क्या नीचे चेंज कर दिया मैंने? नीचे चेंज होते ही ये तो चीज़ सेम ही रही, इसका ये थोड़े बन जाएगा वो। कमाल है यार। हाँ कि मैं डिस्काउंट और वो यहाँ तो पार वाला था और नीचे चेंज कर दिया। इससे तो केस आजू बाजू करवाए थे, ऐसे 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 तो डलवाई थी एंट्री, आप लोगों को समझाएं, साथ साथ रटवाया भी तो था बस, और तो कुछ नहीं है। द कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एनुअली, इसका क्या मतलब भाई? कंपनी इंटरेस्ट साल के आखिरी में देती है। ये इन्फॉर्मेशन लिखने का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट की एंट्रियां डालनी है। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर ना मैं डालता। जनरल एंट्री मांग रहा है, मुंह पे भी लिख दिया, पास जनरल एंट्री इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर की मांग रहा है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी मांग रहा है। निकाल ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? बोर्ड में आते हैं इंटरेस्ट वाले आते हैं बच्चे। अगर वो लिखेगा इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है तो ही डालनी है, अपनी मर्जी से मैं इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डालता, ठीक है जी। सेकंड केस है भाई, 100 रुपये का डिवेंचर 95 में, और वही 100 का डिवेंचर 100 में। क्या हुआ? क्या हो गया? 6 महीने ब्याज मत निकालना भाई, इस एनुअली पे करता है, मतलब साल के आखिरी में इंटरेस्ट। फिर क्या कर रहे हो तुम? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड। आपने कहा सर आपने पैसे अलग अलग क्यों नहीं किए? एप्लीकेशन के अलग मांगो, अलॉटमेंट के अलग मांगो। भाई मैं कैसे मांगू? क्वेश्चन में बताए कि अलॉटमेंट पे 50 है, अलॉटमेंट पे 45 बताया ना मुझे। जब क्वेश्चन में बताया नहीं कि पैसे टुकड़ों में मांगे, तो मैं कौन हूँ भाई टुकड़े करने वाला भाई? इससे पहले क्वेश्चन में इनमें बता रखा था भाई 200 एप्लीकेशन तो बचा अलॉटमेंट पे, इसमें कुछ बताया नहीं, बस ये लिखा जी इशू किया हुआ है डिस्काउंट पे 95 पे, लेकिन वो पैसा 95 रुपये एक बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा। बताएगा तो नहीं बताएगा तो मैं क्या करता हूँ? नहीं मांगता तो सारा पैसा एक बार में रिसीव कर लेता हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हट आउट कर देता हूँ। क्या करूँगा? कितने डिवेंचर? 1000 डिवेंचर 90, मतलब 95,000 रुपीज़ मेरे पास आ गए। बिल्कुल सिंपल केस है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। 1 अप्रैल 2023 पे क्या एंट्री करेंगे? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड लॉट।
बच्चों डिवेंचर चैप्टर के अंदर गलती हो जाती है आप लोगों से काफ़ी, वो इसलिए हो जाते हैं कि इसके ऊपर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा आप लोगों को। अगर इसे एक चैप्टर होता है, मैं 2 कराए फिर होंगे 3 कराए होंगे, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी करा दिया मैंने, और वो आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में जो आप डिवेंचर को हल्का समझ रहे हो गलती से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। और कुछ भी रैंडम गलती कर देते हो आप, मतलब यहाँ में आप लॉस लिख देते हो, लॉस फिर यहाँ घुसेट देते हो ना, कुछ भी कर देते हो रैंडम, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कभी से हल्के में लेके छोड़ दो। डिस्काउंट ही लिखेंगे भाई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू क्या, टू 12% डिवेंचर 1 लाख के थे, 95 में बेच दिए, 5,000 रुपये का लॉस। साल के आखिरी में एंट्री डालता हूँ किस चीज़ की, ब्याज देने की। कितना ब्याज बनेगा 1 लाख पे 12%, एंट्री बोल के बताओ भाई अखिल तुम्हें। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये मेरे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरे लिए क्या है, खर्चा किसे देना है, डिवेंचर होल्डर को। कितने रुपये देने हैं, पैसे दो, क्या बैंक, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितने रुपए खर्चा हुआ, एक तो ये नुकसान है और एक ये नुकसान है। 17,000 का नुकसान कहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ, पीएल में, लेकिन पीएल में ट्रांसफ़र करने से पहले ये देख लो भाई, ये वो कंडीशन इंटरेस्ट के लिए नहीं है जो मैंने बताया ना, ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम ये एडजस्ट कर, वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है। इंटरेस्ट तो पीएल में ही जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि एसपीआर है क्वेश्चन में, एसपीआर है ही नहीं, फिर तो कहानी खत्म है। 31 मार्च 24 पे क्या एंट्री करूँगा, श्री पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू डिस्काउंट ऑन इशू और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना, 5,000 रुपये का डिस्काउंट, 12,000 रुपये का ब्याज, टोटल हो गया 17। डिस्काउंट ऑन इशू का जिसका अकाउंट मांग रहा था, वो अकाउंट बनाना बच्चों अकेले बनाएंगे जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, फॉर्मेट सबको पता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कब डेबिट हुआ था, 1 अप्रैल 23 में। कितने रुपए से, नाम किसका आएगा, 12% डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्रेडिट कब हुआ, कब क्रेडिट हुआ, 5,000 किस नाम से, खत्म, और क्या, इजी पीजी। चलो जी, अब वापस बच्चे अपने इसके अंदर जो खाली कुछ बीच के लिस्ट से मैंने छुड़वा दिए थे, 18, 19, 20, 21 और 22। लाओ बच्चों, लास्ट कंसेप्ट है, हर बार मैं इसे लास्ट में बताता हूँ एग्जाम में। इसके ऊपर बच्चे मोस्टली जो बीच में कंसेप्ट है थ्योरी वाला पोर्शन है, बता देता हूँ उतना क्या, ठीक है जी। क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बनते नहीं। मतलब प्रैक्टिकल बुक में तो है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बता। अगर आपने ध्यान दिया हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और पूछने के लिए इसके अलावा, और जो मैं बताऊंगा आपको लगेगा सर पता नहीं क्या क्यों ही बता रहे हो आप ये बेकार की चीज़, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता लग जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। एग्ज़ाम में 6 केस, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, और 2 नंबर के एमसीक्यू, 1 नंबर का एमसीक्यू, वो डिपेंड करता है उसका एक पूछना हो तो एक तो पूछता ही पूछता है, कई बार 2 पूछ लेता है, और बाकी एक केस है, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है, डिबेंचर वाले क्वेश्चन है, बहुत है।
तो ये नहीं पूछता, पर फिर भी कोर्स में है तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है MCQ बन जाए इसके ऊपर 1 नंबर का। तो सुनो जी, बच्चे क्या होता है, कभी कभार मैं अपने इसे बोलते हैं कोलेट्रल डिवेंचर, इशू और डिवेंचर एज ए कोलेट्रल, जो कंसेप्ट है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इशू और डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये कंसेप्ट है, ठीक है जी। पेज नंबर बच्चे 7.22। कभी कभार क्या होता है बच्चों, जैसे मुझे बैंक से लोन लेना है, ठीक, या किसी से भी लोन लेना है, ठीक है जी, और मैंने उन्हें कहा कि जाके जी मुझे लोन चाहिए आपसे, ठीक है जी। उन्होंने कहा भाई लोन तो दे देंगे लेकिन कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, गिरवी रखवाना पड़ेगा कुछ, ठीक है जी। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप मुझे 10 लाख का लोन दे दो और मैं एक प्लॉट है उसके कागज़ आपके पास गिरवी रख देता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो उसने कहा ठीक है, 10 लाख का लोन मांगा, मैंने उसे अपने प्लॉट के कागज़ रख दिए, प्लॉट की कीमत भी 10 लाख रुपए है, लेकिन उसने उसकी वैल्यूएशन निकलवाई, पता लगा जी कि हाँ प्लॉट की वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ कम है, ठीक है जी, 8 लाख मान लेते हैं या 9 लाख मान लेते हैं, ठीक है जी। तो उसने कहा भाई जितना तू लोन मांग रहा है उतना तो इसके बदले मिलेगा नहीं, क्योंकि तेरा प्लॉट ही 9 लाख का है, और 9 लाख के प्लॉट पे अगर मैं तुझे 10 लाख का लोन दे दूँ या 9 भी दे दूँ, वो बहुत बेवकूफ़ी है, ठीक है जी। तो हमेशा बैंक क्या करता है, जितनी ही चीज़ आप गिरवी रखते हो उसका 20% कम देता है। मान लो अगर आप 10 लाख का कुछ सामान गिरवी रखवाओ, उसकी कीमत 10 लाख है, तो 10 लाख के बराबर 10 लाख का लोन नहीं मिलता, वो हमेशा 8 लाख 7.5 लाख लोन ही देता है। क्यों बता सकते हो? नहीं, नॉर्मली लैंड ना, वैसे जो हम गिरवी रखते हैं लोग उसकी वैल्यू कम नहीं होती, पर फिर भी, क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपको 10 लाख के बदले 10 लाख का लोन दे दूँ और अब आप पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट करो तो ब्याज तो लगेगा ही, तो ब्याज की रिकवरी कैसे होगी? 20% ठीक है, वो 20% से होगी, ठीक है जी। तो बैंक क्या करता है, सपोज करो 10 लाख का लोन लेना है और 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो बैंक कहेगा भाई 7-7.5 लाख का लोन दे सकते हैं, क्योंकि 7.5 लाख दिए, 7.5 लाख ब्याज बनेगा, 1-2 साल में डिफ़ॉल्ट कर दोगे। नॉर्मली बैंक 1 साल बाद तक पूछना शुरू कर देता है ब्याज, क्योंकि अगर आपको पैसे दें तो आप अगली किस्त दोगे ही नहीं, ठीक है जी। या अगर आपने जी मैं तो 5 साल बाद किस्त भरूंगा तो ब्याज बनेगा 7.5 लाख पे, ठीक है जी। तो बैंक कहेगा कि भाई हमारा पैसा, आपने पैसा डिफ़ॉल्ट किया तो बैंक उस चीज़ को बेच देगा। 10 लाख की चीज़ गिरवी रखवाने थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ भी जाती है, तो बैंक उससे अपनी रिकवरी कर लेता है पूरी, ठीक है जी। और आपने सर सपोज करो बैंक के बैठे थे 9.5 लाख रुपए, 7.5 लाख को लोन लिया, 2 लाख का ब्याज भी जुड़ के बैंक के 9.5 लाख रुपए बैठ गए, और बैंक ने वो मेरी प्लॉट बेच दिया 12 लाख का, उस टाइम वैल्यू बढ़ गई। तो बैंक ये नहीं कहे और सारे पैसे मेरे भाग जाए तो यहाँ से, नहीं, बैंक अपने पैसे रखे, बाकी पैसे आपको लौटा देता है। बैंक 1 रुपये रखेगा आप पे, लेकिन अपना एक छोड़ेगा भी नहीं, आपका 1 रुपये रखेगा भी नहीं, ठीक है जी। जो बचेगा एक्स्ट्रा वो आपको दे देगा, और नहीं भाई तुम्हारे पैसे, ठीक है जी। तो मैं दूसरा कंसेप्ट ले रहा हूँ यहाँ। तो मैंने कहा कि भाई मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने कहा भाई जो तू गिरवी रखवा रहा है उसकी तो कीमत ही इतनी है, तो उतना लोन नहीं। मैं कहा जी मुझे चाहिए तो 10 लाख ही। तो उसने भाई एक काम है, कुछ और भी गिरवी रखवा दे। मैं कहा जी और क्या गिरवी रखवाऊँ? कह रहे कुछ और हो तेरे पास, कुछ सिक्योरिटी विक्योरिटी। मैं कहा सिक्योरिटी नहीं, मैं आपको डिबेंचर इशू कर सकता हूँ एज ए कोलेट्रल, डिबेंचर इशू कर सकता हूँ एज ए कोलेट्रल। मैं आपको डिबेंचर बेच नहीं रहा, डिबेंचर गिरवी रखवा रहा हूँ, ठीक है जी। एक तो मैंने अपनी कागज़ की प्लॉट की कागज़ रख दिया आपके पास, फर्स्ट सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी मैंने आपको डिबेंचर दे दिए 5 लाख के। मेरे प्लॉट की कीमत कितनी है? 10 लाख। 5 लाख के मैंने सिक्योरिटी गिरवी रखवा दिया आपके पास, डिबेंचर गिरवी रखवा दिया, 15 लाख हो गए, तो आप मुझे लोन 10 लाख का, तो हाँ बैंक अब मिल सकते हैं तुझे लोन। लेकिन ध्यान रखना, जब भी बच्चा बैंक को सिक्योरिटी रखवाता हूँ, डिबेंचर रखवाता हूँ एज ए कोलेट्रल, इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब है सेकेंडरी सिक्योरिटी, दूसरी सिक्योरिटी गिरवी रखवा दिया। जब भी बच्चे में डिबेंचर इशू करता है उसके ऊपर बैंक हकदार नहीं होता ब्याज का। जैसे बच्चे मैंने इन लोगों को डिबेंचर इशू किए, पैसे लिए इनसे, 1 साल पूरा होने के बाद मैंने क्या ऑफर किया? ब्याज दिया। कितना परसेंट दिया? 1 लाख का 12%, 12,000 रुपये ब्याज दिया। तो उन डिबेंचर पे जो कोलेट्रल गिरवी रखवाता हूँ उन पे कोई भी बैंक को सिक्योरिटी पे ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि वो सिर्फ गिरवी रखवा रखे हैं। उसके बदले मैंने आपसे पैसे नहीं लिए हुए, पैसे तो मैंने आपसे लोन पे लिए हुए हैं। लोन का ब्याज मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन डिबेंचर जो कोलेट्रल रखवा है उसमें कोई भी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखना। ये है 1 नंबर का MCQ कि वो पूछता है क्या जो हमने डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल रखवा रखे हैं, एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी रखवा रखे हैं, क्या उसका होल्डर जो बैंक है वो उस पर इंटरेस्ट लेने का हकदार है? जवाब है नहीं। हकदार तब बनेगा जब मैं उसके पैसे ना दूं और वो कहे कि तेरा प्लॉट तो हमने बेच दिया,
और उससे रिकवरी कर ली, लेकिन रिकवरी अभी भी बची हुई है और अब हम तेरे डिबेंचर भी रखेंगे। तो फिर हाँ, जब डिबेंचर उसने रख लिए तो उसका मतलब वो डिबेंचर उसे इशू हो गए, उसके बाद उसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये है कंसेप्ट और कुछ नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? गुड, ठीक है जी। और ध्यान रखना मुझे, बैंक पहले प्राइमरी सिक्योरिटी से रिकवरी करेगा, सेकेंडरी में बाद पे आएगा। पहले गिरवी क्या रखे? प्लॉट, उससे रिकवरी करेगा। अगर फिर भी रह गई तो डिबेंचर का नंबर आएगा। इसे बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब है एडिशनल एक तरह से, ठीक है जी। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। अ कंपनी है 10 लाख। दिख गया जी? दिखे? ठीक है जी। अ कंपनी हैड ₹10 लाख डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2024। मतलब कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए के डिबेंचर बेच के 10 लाख रुपए ले रखे हैं, आउटस्टैंडिंग है ना। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को लोन चाहिए 2 लाख रुपए का, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसके एवज में बैंक हमने अपने 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर कोलेट्रल लगवा दिए बैंक के पास। 2 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने कहा चल कोई नहीं 2.5 लाख के डिबेंचर के लिए रख दे। मैंने 2.5 लाख के रख देता हूँ। जनरल एंट्री मांग रहा है, अगर कोई होनी है तो शो हाउ डिबेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। और कह रहा जी बताओ डिबेंचर और ये बैंक लोन कैसे अपीयर होगा बैलेंस शीट में। अच्छा एक बात बताओ, बैंक लोन बैलेंस शीट में कहाँ जाता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। और लॉन्ग टर्म बोरिंग किसका पार्ट है? मेजर हेडिंग क्या है उसकी? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इस बार आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो शुरुआत ही नॉन करंट लायबिलिटी से करनी है, ठीक है जी। हमारे पास इस चीज़ को दिखाने के 2 मेथड है। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, दोनों ही बेकार हैं, एग्जाम में दोनों ही नहीं आते। आए नहीं आज तक, इतने साल मुझे हो गए 10 साल पढ़ाते हुए, मैंने आज तक देखा कि इस तरह क्वेश्चन आ रखा है। हाँ, 1 नंबर में एमसीक्यू बहुत बार आ रखा है इसके ऊपर। पहले तो भाई थ्योरी आया करती थी 1 नंबर की, तो पहले इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन एक्सप्लेन या डिफाइन कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर से कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आया करता था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपने बैंक से लोन लिया, कितने का? 2 लाख का। तो 2 लाख के लोन लेने पे क्या एंट्री डाल दोगे बच्चों? लोन लेने पे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए। पैसे क्यों आ गए? क्योंकि आपने बैंक से लोन ले लिया। और क्या है? कितने का? 2 लाख का, ठीक है जी। अब आपको इस लोन को बैंक की बैलेंस शीट में, अपनी बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाना है। तो जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत सिंपल, ये फर्स्ट मेथड है बच्चों, ठीक है जी। हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सबको याद है? बहुत अच्छे से याद है। नहीं है तो कोई बात नहीं, कल से याद कराना शुरू कर देंगे। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। वैसे मुझे करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखने से अच्छा है मैं ईयर डिफाइन करूं। इससे पहले मेरे पास रहा होगा ये 31 मार्च 2024 और ये रहा होगा 31 मार्च 2025, ठीक है जी। अप्रैल में शुरू हो ना, तो मार्च को आएगा। लो जी, हमें क्या बनाना है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर पहला क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पिछले साल आपने कितने रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे थे? 10 लाख के। ऑलरेडी आपके पास 1 अप्रैल 2024 पे 10 लाख के डिबेंचर इशू करके पैसे लिए हुए थे आपने। इस बार आपके ऊपर 10 लाख का तो डिबेंचर चल ही रहा है और आपने 2 लाख का बैंक से हो। अब आपकी लायबिलिटी कितनी खड़ी होगी लॉन्ग टर्म? 12 लाख रुपये। आपने कहा सर वो 2 भी इसी में जोड़ दिया। हाँ बच्चों, जिस बच्चे ने वो हेडिंग्स याद कर रखी हैं उन्हें मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग से कहता है डिवेंचर्स, बॉन्ड, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी और पब्लिक डिपॉजिट। इन 5 जगह से लोन लिया हुआ वो हमारी क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग।
और आपने कहा सर इसकी डिटेल थोड़ी दे देते, जैसे बच्चे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, शेयर वाले चैप्टर में मैंने कराया था, तो वहाँ में शेयर कैपिटल का नीचे नोट नंबर नीचे देता था, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब। तो आपने सर इसकी भी तो डिटेल दे दो। चलो सर आपने हमें तो बता दिया। बैलेंस शीट में सर कोई अगर इसे ये जानने लगे, कोई बैलेंस शीट एक आम आदमी पढ़ने लगे कि सर इसमें 10-12 लाख में डिबेंचर के पैसे कितने और बैंक के पैसे कितने, वो कैसे पता लगेगा उसे? ये तो आपने हाँ में बता दिया। इसमें 10-12 लाख में लोन का पैसा कितना है वो कैसे पता लगेगा? और आपने सर डिबेंचर के पैसे कितने हैं वो कैसे पता लगेगा? आपने सर ये दिख नहीं रहा। मैं कहना हो सकता है मुझे डिबेंचर मैंने लौटा दिया और मैं सारा तो बैंक से लोन ले लिया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो जो पहला लोन था ऐसा होता नहीं। तो अब इसकी डिटेल देनी है। डिटेल बच्चों बैलेंस शीट बहुत लंबी ना बन जाए, बैलेंस शीट बहुत लंबी ना बन जाए, क्योंकि एक कंपनी बैलेंस शीट में हज़ारों चीज़ें होती हैं, हज़ारों बैंक से लोन लिया होता है, 1000 रुपये डिबेंचर इशू किए होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो उसकी बैलेंस शीट बहुत लंबी ना बन जाए। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया भी होगा तो बैलेंस शीट भी आपकी प्रोजेक्ट पे 2-3 पेज की तो होगी, और उसके जो उसके नोट्स टू अकाउंट होंगे, जो टीचर ने कहा होगा लिख लेना, आप लिखे नहीं होंगे वैसे, ठीक है जी, उसकी डिटेल उसके नीचे होती है, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी। लो जी, हम इसके नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। पहले आपके पास ऑलरेडी डिबेंचर का नाम क्या था जो आपने इशू कर रखे थे? 9% डिबेंचर, ठीक है जी, आपने इशू कर रखे थे 10 लाख के, 9% थे ना? हाँ, आपने 10 लाख के डिबेंचर ऑलरेडी इशू कर रखे थे, और आपने बैंक से कितना लोन ले लिया? 2 लाख। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो कि इशूड अगेंस्ट 2.5 लाख रुपए के सिक्योरिटी रखवा रखी है, लिखना चाहो लिख दो, तो टोटल कितना आ जाएगा? अब किसी को भी अगर इस 12 लाख की डिटेल चाहिए कि 12 लाख में बैंक से लोन कितना, डिवेंचर से लोन कितना, किस लोन से है, तो उसकी डिटेल यहाँ से वो क्लिक करेगा, ऐसे क्लिक, और यहाँ तुरंत एक अकाउंट खुल जाएगा। जैसे होता है ना कि चीज़ में हम क्लिक करते हैं, क्लिक, तो क्लिक होते हैं वो यहाँ ले आएगा। उसने कहा भाई इस 12 लाख की डिटेल यहाँ से चेक कर ले कि डिवेंचर कितने के, बैंक से लोन कितने का, कहानी खत्म। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? तसल्ली कर लो। फिर मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। 2.5 लाख दिखाओ कोलेटरल सिक्योरिटी का, कहीं भी नहीं आया तो मुझे वो तो चीज़ गिरी हुई है ना। हाँ, उसकी डिटेल मुझे यहाँ देनी पड़ती है, उसकी डिटेल में कहना यहाँ डिटेल देनी पड़ती है, लिख देता हूँ मैं चाहे आपके लिए, ठीक है जी। डिबेंचर ऑफ 2.5 लाख हैज़ बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर ऑफ 2.5 लाख हैज़ बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये लिख दिया। ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा, जो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देख लो बच्चों। इसी को सेकंड बना दूं, सेकंड एक और करके दिखाऊं? इसी को सेकंड बना दूं या सेकंड अलग से करके दिखाऊं? है 2 जगह चेंज करना है बस। आप एग्जाम में इससे कराना उससे कराना एक ही बात है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन कहते हैं टाइम खराब होते हुए देर नहीं लगती, क्या पता क्या आ जाए। वैसे ऐसा इतने साल से बच्चों बोल रहा हूँ, किसी की इतनी किस्मत खराब हुई नहीं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड से कर दूं तो बस इतना सा करना है हमें, एक एंट्री और डालनी पड़ेगी। आपने सर ये क्यों करा? टाइम पास। लो जी, डिबेंचर इशू किए मैंने, डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर गए। जब डिबेंचर जाते हैं तो हम लिखते हैं 9% डिबेंचर। लेकिन आपने से जो 9% डिबेंचर आपने दिए एज ए कोलेटरल, इन्हें बेच के कुछ आया भाई, एसिड आई हो, बैंक आया हो, कुछ आया इनसे? कुछ भी नहीं आया। अपने साथ बस ये ऐसा हुआ, उसे जाके दे आए। बैंक से लोन लिया और उसके बदले मैंने एक कागज के टुकड़े रखवा दिए बैंक के पास गिरवी, और मैंने कहा वो डिबेंचर चले गए तो डिबेंचर चले गए। अब जब कुछ आया ही नहीं इनके बदले, तो यहाँ डेबिट करने को लिटरली मेरे पास कुछ नहीं है। और इसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? उसका होता है सस्पेंस। तो हम लिखेंगे डिबेंचर
ये एंट्री पूरी करने के लिए कर दिया मैंने, बस एक तो एंट्री बढ़ गई। दूसरा थोड़ा सा और गेम खेल देता हूँ। यहाँ क्या करना, यहाँ लिखना 9% डिबेंचर, जैसे आपने ये लिखा हुआ है ना, ठीक है जी। इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, ठीक। इसमें क्या लिखना, इसमें लिखना 9% डिबेंचर। कितने रुपए के इशू किया आपने? 2.5 लाख। फिर इसमें से लेस कर लेना, डिबेंचर सस्पेंस 2.5 लाख। 2.5 लाख से 2.5 लाख गया, जीरो आ गया। फिर इसमें बैंक लोन जोड़ लो, ये आ गया, तो फिर 12 लाख आ गया। नहीं, बता देता हूँ भाई, ये डिबेंचर तो इशू कर रखे थे, ये डिबेंचर इशू तो किए थे, लेकिन ऐसा कोलेट्रल, तो डिबेंचर सस्पेंस फिर वापस माइनस कर दिया, क्योंकि पैसे तो आए नहीं, लाइबिलिटी बनी नहीं। भाई डिबेंचर 2.5 लाख के इशू कर रखे हैं, उसकी लाइबिलिटी थोड़ी क्रिएट कर दोगे, वो तो भैया गिरवी रखवा रखे हैं उसके पास, वो उससे पैसे थोड़ी ले लेगा। लाइबिलिटी किसकी बनेगी? जिसके बदले आपने कुछ पैसा लिया हो या कोई संपत्ति ली हो, तो लाइबिलिटी उसी तो बनेगी। आपने 2.5 लाख के इशू किए एज अ कोलेट्रल, वही 2.5 लाख माइनस कर दिया, इसे जीरो लिख दिया, और बैंक का लोन दिखा दिया 2 लाख, तो 2 लाख ही था, ये 12 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। बस सेकंड केस ही है। जो करना हो, जैसे करना हो वैसा कर लेना, मुझे ना इसमें इंटरेस्ट है ना उसमें इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट वाला काम तो मैं करा चुका हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? गुड। एक चीज़ और बतानी है बस मुझे, ये पढ़ लेना, जो पीछे वाले कराए वो कर लेना, ये 18, 19 कर लेना, मतलब पढ़ लेना। एक इलस्ट्रेशन और कराना है बस मुझे, 20, 21, 22। बीस, 21, 22। चलो बच्चे एक काम करते हैं, कल आप दूसरी बुक पार्ट बी लेके आएंगे, वो शुरू होगी कल ही, ठीक है जी। पहले मैं बच्चे ये 3 क्वेश्चन करा दूंगा, ये भी बुक लेके आना, वो भी बुक लेके आना। इसके 3 विषय करा के उसका मैं आपको कल थ्योरी पोर्शन समझा दूंगा, क्योंकि पहले जब मैंने कराया था वो थ्योरी पोर्शन आधे बच्चों ने, मतलब मुझे याद नहीं है कितने बच्चों ने किया हुआ, हालांकि मेरी वीडियो है उसकी, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि कितने बच्चों ने उसे कैसे पढ़ा था, किस किस ने पढ़ा था, एक बार बता देना बच्चे मुझे। मैंने सबको कहा था थ्योरी याद करना, थ्योरी याद करना। कोई था ऐसा आप जिसे थ्योरी याद करी हो? अरे याद करने वाला सुनी हो मेरे मुंह से कि हाँ थ्योरी याद करनी है, थ्योरी। अच्छा सुना है, मतलब याद नहीं करी। आपने भी सुना था, याद नहीं करी थी। सुना, आपने सुना भी नहीं था? सुना था, सुना था, सुना ही नहीं था, सुना नहीं था, कोई बात नहीं। बस जिन्होंने सुन लिया था, जिन्होंने सुन लिया था भाई, उसे याद कर लेना आज ही, क्योंकि जितनी जल्दी उसे याद कर लोगे उतना ही बेहतर रहेगा कि मैं आके नए चैप्टर स्टार्ट कर लूँ। आपने सुन लिया था? सुना ही नहीं था आपने, सुन लिया। तो भैया उस पूरी थ्योरी को, अब ये मत सोचना कि पहले मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म बोरिंग याद करो, नॉन एंड करंट लायबिलिटी याद करो, फिर करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट डेट, फिर करंट, सारी थ्योरी मैं कल ही दूंगा उसे याद करने के लिए। बता दूंगा कैसे कैसे याद करने, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्यों थ्योरी याद करने की जरूरत है, मैं उसे कल ही कराऊंगा। परसों मैं कंपैरेटिव कॉमन बताऊंगा एक दिन में, और उससे नेक्स्ट डे से बच्चों मैं कैश फ्लो चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो 8 नंबर का है। मतलब ये मान लो मैं कल और परसों में 7 नंबर का बताऊंगा उस बुक से, कल ही और परसों। लेकिन कल उसे याद करके आना, थ्योरी याद करके आना, ठीक है जी। आप आए थे थ्योरी? हाँ हाँ, वो बैलेंस शीट याद करनी है, लट्टा मारना उस पर जोर लगा के, बस ठीक है जी। चलो बाय बाय भाई, मारो छुट्टी भाई, मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी।